बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग मलेरिया एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा टीजिंग टाइप ऑफ चैप्टर हैं, लेकिन आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो बायोलॉजी में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो आते रहते हैं। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मलेरिया भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, टीबी, निमोनिया एंड वट एवर सो मेनी अदर डिजीज एज वेल। हमारे एयर में तकरीबन 196 बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे एयर में मौजूद हैं। और रोज़ाना इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तकरीबन 10,000 बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर रोज़ाना एवरेज हर बंदे के अंदर आते जाते हैं। ठीक है, अब जो रोज़ाना 10,000 जरासीम आते हैं तो इनके लिए आप किस्म किस्म की बीमारी आपको लग सकती हैं। लेकिन चूँकि आपके कोर्स में मलेरिया एज आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिया गया है तो मजबूरन सिर्फ मुझे यहाँ इन्हीं को डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी बीमारियों को पढ़ूँ, जैसे आजकल बर्निंग न्यूज़ हैं, वो है बर्निंग प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे कोरोना। अगर आप कोरोना के बारे में चंद मुफीद और अहम मालूमात चाहते हैं, क्या है, कैसे हैं, मुसलमान हैं कोरोना या काफिर हैं, तो इस हवाले से मुख्तलिफ शुबहात हमारे जहन में पाए जाते हैं। तो इस हवाले से आप बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह के नाम से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर जाए इनको आप तवज्जो से सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत कीमती मालूमात आपको मिलेगी। तो अब आते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मलेरिया एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जब भी बायोलॉजिस्ट जो है या साइंटिस्ट मलेरिया एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले है, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन के लिए वो क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन के लिए वो आंखों से, 5 सेंस से जो चीज़ें वो देखते हैं, सुनते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन। तो वो सबसे पहले मलेरिया पेशेंट को देखेंगे 5 सेंस से। तो वो कैसे देखेंगे? जब भी मलेरिया पेशेंट को वो देखेंगे तो उनको रिकरेंट, जब आपको अगर कभी ज़िंदगी में मलेरिया हुआ हो तो इसमें प्रॉब्लम यह होता है कि आपको रिकरेंट बार बार जो है एट द टाइम ऑफ सनसेट आपको हाई फीवर होता है। ठीक है, और आपका रंग भी पीला हो जाता है, आपका जो है वो नाजिया फीलिंग भी होती है। नाजिया फीलिंग क्या है? जिसको हम कहते हैं दिल का कच्चा होना, यानी भूख का ख़त्म हो जाना। नाजिया इसको कहते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट है, नाजिया है, इसके अलावा वीकनेस है, इसके अलावा जो है रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। क्योंकि वो आपको मैंने इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊँगा कि रंग क्यों पीला हो जाता है। और इसके अलावा जो है आपको हाई टेम्परेचर आता है। तो वो इस तरह मरीज़ों को, मलेरिया वाले पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो है ऑब्जर्वेशन। तो बायोलॉजिस्ट जाते हैं और मलेरिया पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं जो उसको बार बार मसले आ रहे हैं। तो बार बार मसला आमतौर पर क्या होता है? फीवर एंड चिल होता है। उसको ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पेशेंट को इंतहाई सख्त सर्दी लगती है। फिर ये तो इन्होंने इसको देख लिया। अब दूसरा एक्सपीरियंस इनका ये हो जाता है कि मलेरिया वाले पेशेंट जो है वो सबसे ज़्यादा उन इलाकों में होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर जो है इसमें मलेरिया वाला नहीं होता। यानी लो टेम्परेचर मतलब वो एरिया जहाँ पर सर्दी होती है वहाँ पर मलेरिया वाले पेशेंट कम होते हैं। तो उनके जहन में ये भी बात आ जाती है कि मलेरिया इन इलाकों में कम है और गर्म इलाकों में ज़्यादा है। ये बात आ गई। अब तीसरी बात ये है कि वो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब इलाका गर्म है तो वहाँ पर वो देख लेते हैं कि गर्म इलाके के लिहाज से भी कई किस्में हैं। एक वो इलाका है जो गर्म तो है लेकिन वहाँ पर कड़े पानी मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं स्टिग्नेंट वाटर। जब स्टिग्नेंट वाटर हो, कड़ा पानी हो, तो कड़ा पानी आपको पता है कि कड़ा पानी जो है वो चंद दिनों के बाद स्मेल, टेस्ट, उसका और रंग सारा ख़राब हो जाता है। और पानी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे हैव नो टेस्ट, दे हैव नो कलर एंड दे हैव नो स्मेल। जब पानी ये चीज़ें चेंज कर लेता है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर ड्रिंकिंग। अब ये पानी ख़राब हो गया तो जो मार्श वाले वाटर होते हैं, जो कड़े तालाब वाले पानी होते हैं, ये आमतौर पर कलर उसका चेंज होता है। तो वो देख लेते हैं कि जहाँ पर तालाब, जोहड़ वगैरह हो तो वहाँ पर मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। ये हो गया उसका तीसरा ऑब्जर्वेशन। तो उसके जहन में ये बात आ जाती है कि ये तो गंदे पानी से लगता है। ठीक है, अब इनमें से कुछ ऐसे वॉलंटरीली कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस गंदे पानी को बाकायदा तौर पर पी लिया। जब पी लिया तो इनको पता चला कि उनको तो नहीं हो रहा था, तो इनके जहन में ये बात गलत हो गई, ये गलत साबित हो गई कि भी गंदे पानी से ये नहीं लगता। ठीक है, तो चौथी जो बात थी वो ख़त्म हो गई। अलबत्ता पहले जो 3 बातें थी वो ठीक थी। गर्म इलाका, रिकरेंट फीवर एंड चिल,
और इसके अलावा स्टेगनेंट वाटर, ये 3 बातें इसके जहन में थी। ये तकरीबन 2000 साल पुराना जो है ये कोर्स, ये ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं मलेरिया के बारे में, क्योंकि मलेरिया इज एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस। जहाँ से इंसान की इब्तिदा है वहाँ से मलेरिया जो है वहाँ से इब्तिदा हुई है। तो इसी वजह से मलेरिया जो है एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे पुराना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसको डिस्कस किया जाता है। तकरीबन पूरी दुनिया में या सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ 86,000 लोग जो हैं सालाना इससे लोग मर रहे हैं। पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा लोग जो हैं एड्स से, कैंसर से, बम धमाकों में, जंग में इतने लोग नहीं मर रहे जितने लोग पैरासाइट से मर रहे हैं, जितने लोग मलेरिया से मर रहे हैं। तो इसी वजह से ये ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। अब आते हैं तो 3 बातें तो ठीक हो गई, लेकिन चौथा गलत हुआ। तो साइंटिस्ट के जहन में ये बात आ गई कि हाँ, मलेरिया इज़ मोस्ट कॉमन इन मार्शी प्लेसेस। अब इनके जहन में आ गया कि ये 2 कड़े पानी से और गंदे पानी से, गंदी हवा से ये लगता है। अब गंदी हवा से लगता है तो इसी वजह से इसको मलेरिया का नाम दिया गया। मलेरिया का नाम, माला का मतलब है और एरिया, माला का मतलब है बेड और एरिया का मतलब है एयर। सो बेड एयर, इसी वजह से इसको नाम मिला कि ये उन इलाकों में मलेरिया ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं, उन इलाके में जहाँ पर गंदी स्मेल होती है, यानी मार्शी जहाँ पर पानी कड़ा होगा तो गंदी स्मेल होगी। अब उसके बाद क्या हुआ तो क्योंकि अब तक तो मालूम नहीं था कि ये मलेरिया कहाँ से होता है, कहाँ से पैदा होता है, तो एज अ रिजल्ट बस यहाँ तक जहन था कि स्टेगनेंट वाटर जो हैं ये पॉइजन द एयर, एज अ रिजल्ट पीपल गेट दिस डिजीज। अब इसकी बात किया हुआ एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवरान, ठीक है। ये लेवरान जो था ये फ्रेंच फिजिस्ट था, फ्रेंच फिजिस्ट था, ये आर्मी में था। तो इसने क्या किया, इसने मलेरिया वाले पेशेंट को डायग्नोस किया। जब मलेरिया वाले पेशेंट मरीज तो होते थे लेकिन ये पता नहीं चलता था कि ये किस प्रॉब्लम है, किस वजह से। तो लेवरान ने इस तरह किया कि लेवरान ने इसके ब्लड को जब देखा, मलेरिया वाले पेशेंट को, मलेरिया पेशेंट ब्लड को, तो ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो उसको पता चला कि इसके अंदर तो एक प्लाज्मोडियम है, एक ऑर्गेनिज्म उसको मिला और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो लेवरान ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि प्लाज्मोडियम विच इज नोन एज अ पैरासाइट इज प्रेजेंट इन या इज नॉन पैरासाइट दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। तो ये सबसे पहले लेवरान ने ये काम कर दिया। अब जब ये मालूम हो गई तो आगे बात चली गई, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई। अब आगे स्टेप है हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस आपको मालूम है, जिस तरह प्रीवियस में बता चुका हूं कि हाइपोथेसिस इज द एनी एजुकेटेड गेस विच इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। साइंटिस्ट अगर कोई गेसिंग कर लेते हैं, कोई अंदाजा लगा लेते हैं हाइपोथेसिस की बुनियाद पर, तो ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, तो ये हाइपोथेसिस होता है। अब चूंकि लेवरान ने ये डिस्कवर कर लिया प्लाज्मोडियम इन द मलेरिया पेशेंट, तो अब इसका हाइपोथेसिस कुछ इस तरह था, लेवरान ने दिया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये लेवरान की ये हाइपोथेसिस बनी इन सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ मलेरिया। अब हाइपोथेसिस तो ये हो गई किसकी, लेवरान की। आगे है हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन का। जो डिडक्शन आपको पता है कि ये हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, और इसमें 2 चीजें होती हैं, एफ और देन। तो अब डिडक्शन क्या होगा, चूंकि लेवरान ने यह बात कही कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब डिडक्शन क्या होगा एफ और देन की सूरत में कि एफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ, कि एफ रियली प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, देन ईच एंड एवरी मलेरिया पेशेंट विल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। एफ और देन की बात आ गई, ठीक है। अब ये डिडक्शन है। अब अपने डिडक्शन की, इस डिडक्शन की जो प्रूविंग है, प्रूफ है, वो कौन करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अब एक्सपेरिमेंट के तौर पर फिर ये बात सामने आ गई, जब एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट स्टेप में ये बात चली गई, तो एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने इस तरह किया आगे साइंटिस्ट ने कि उन्होंने तकरीबन 100 मलेरिया पेशेंट तो बहुत ज़्यादा थे, मलेरिया पेशेंट जब लिए गए तो तकरीबन 100 मलेरिया पेशेंट के ब्लड को ले लिया गया, जिनको ऑलरेडी जो एनेमिक प्रॉब्लम भी था उसको, जिसको नाजिया, एपिटाइट और रिकरेंट पीरियाडिक हाई फीवर एंड चिल महसूस होता था, यानी वो वाकई मलेरिया के पेशेंट थे। लेकिन अभी चूंकि ये पता नहीं था, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, तो एज द रिजल्ट क्या हुआ, एज द रिजल्ट ये था कि इन सब से 100 मलेरिया पेशेंट से ब्लड लिया गया, जिस तरह आमतौर पर हम हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए खून देते हैं, ठीक है।
ये दिया गया। तो अब 100 सैंपल्स लिए गए। जिस तरह आप जो है जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इस तरह ट्यूब में क्या देते हैं, खून के सैंपल्स देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चूंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये तो 100 इस तरह ट्यूब्स में खून लिए गए। अब इसके साथ साथ 100, अच्छा डिडक्शन की दूसरी सूरत क्या होगी? डिडक्शन की दूसरी एक तो सूरत यह है कि इफ प्लाज्मोडियम इज रियली द कॉज ऑफ मलेरिया देन ईच एंड एवरी पेशेंट, मलेरिया पेशेंट विल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब इसकी दूसरी सूरत क्या होगी? इफ प्लाज्मोडियम इज नॉट द कॉज ऑफ मलेरिया, तो फिर क्या होगा? तो फिर जितनी भी हेल्थी लोग होंगे उनके खून में प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाएगा। तो लिहाजा 100 मलेरिया पेशेंट से तो खून इस तरह लिया गया जो मलेरिया पेशेंट थे, वाकई थे, और 100 बंदों से खून इस तरह लिया गया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनको किसी किस्म के मलेरिया वाले अलामात ऑब्जर्वेशन में जो सामने आए थे वो नहीं थे। अब क्या हुआ? अब इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बायोलॉजी या जब भी आप पैथोलॉजी की जुबान में कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। कंट्रोल ग्रुप का क्या मतलब है? आप इससे इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। इन दोनों का मुकाबला है कि कौन ठीक आता है कौन गलत आता है, डिडक्शन यानी हाइपोथेसिस। अब जब ये हुआ, जैसे आपको पता है, आजकल तो हमें पता है, लेकिन शुरू में तरीका ये होता है। अब ये वाला तरीका आप हर एक बीमारी पर अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जब इसका रिजल्ट आया तो सारे के सारे मलेरिया पेशेंट जितनी भी थे उन सब के साथ जो जितने भी सैंपल लिए गए थे सब में प्लाज्मोडियम जो है वो मालूम हो गया। जब सब में मालूम हो गया तो बताओ हाइपोथेसिस क्या हुआ? हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हुआ कि यस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हो गया कि इंसानों के खून में जब प्लाज्मोडियम मौजूद होगा तो उसको मलेरिया होगा। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट ने यह सोचा कि व्हाट इज द नोन कॉज ऑफ द ट्रांसमिशन, वजह क्या है कि जिसकी वजह क्या है कि प्लाज्मोडियम जो है या किस तरीके से प्लाज्मोडियम इंसान के खून में चला जाता है, कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन फैक्टर है, ले जाने वाला फैक्टर है कि जिसकी पानी से चला जाता है, हवा से चला जाता है, कोई इंसान दूसरा इंसान को मारता है तो चला जाता है, इंजेक्शन लगाने से लग जाता है, कोई जानदार उसमें इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट ये टॉपिक था कि अब ये ट्रांसमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो तो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो होगी, अगला लेक्चर होगा। अब आते हैं थोड़ा कुछ प्लाज्मोडियम के बारे में कि प्लाज्मोडियम नाम हम ले रहे हैं, लेकिन यकीनन आपको इस स्टेज पर पता नहीं होगा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। व्हाट इज प्लाज्मोडियम? नाम तो आपने इतना सीख लिया कि प्लाज्मोडियम, लेकिन आपको थोड़ा कुछ बताता चलो प्लाज्मोडियम के बारे में। ये बस एक और बुनियादी चीज़ें हैं। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि कार्लस लेनियस ने 5 किंगडम जो है वो बनाए हैं 1969 में, ठीक है। अब 1969 में 5 किंगडम जब बनाए तो एज ए रिजल्ट जो है हमारे पास 5 किंगडम आ गए। वो पहला किंगडम कौन सा था? किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम था किंगडम प्रोटेस्टा, और तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। चौथा किंगडम है किंगडम एनिमिलिया, और 5वां किंगडम है किंगडम प्लांटी। तो ये 5 किंगडम है, ठीक है। अब इनमें प्लाज्मोडियम जो है जाहिर बात है एक एनिमल है, ठीक है। अब ये कहां पर मौजूद है? किंगडम प्रोटेस्टा में ये आता है, ठीक है। ये जो किंगडम प्रोटेस्टा है, किंगडम मोनेरा में तो सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो अर्लीस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि बकाया जो हैं ये जो यूकैरियोट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी सबसे पहली बात ये होगी कि ये यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, क्योंकि ये किंगडम प्रोटेस्टा में आता है। तो मोनेरा के अलावा तो सारे यूकैरियोटिक आते हैं। दूसरी बात आपके पास ये आ गई कि ये किंगडम प्रोटेस्टा में आते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तीसरा ये है, तीसरा आपको मालूम नहीं है, मैं बताता चलूं कि ये जो किंगडम प्रोटेस्टा है, आगे इसके किंगडम के 3 क्लासिफिकेशन हम करते हैं: प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, फंजाई लाइक प्रोटेस्ट। तो एक एनिमल लाइक है, एक प्लांट लाइक है, और एक फंजाई लाइक है, ठीक है। एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक। लाइक इसी वजह से कहते हैं कि एनिमल लाइक है लेकिन एनिमल है नहीं। अगर एनिमल होता तो फिर तो किंगडम एनिमेलिया में होता। ये किंगडम प्लांट लाइक प्रोटेस्ट क्यों है?
प्लांट लाइक इसी वजह से है क्योंकि प्लांट से थोड़े कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर इसको हम प्लांट ही कंसिडर करते हैं तो फिर तो किंगडम प्लांट ही में रखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से 3 ग्रुप इसके अंदर बन जाते हैं। तो अब ये किस में आएंगे, ये आते हैं एनिमल लाइक में। तो तीसरी बात क्या हुई, तीसरी बात ये हो गई कि प्लाज्मोडियम इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। चौथी बात क्या है, अब ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं आगे फिर इनके ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके आगे फिर मजीद क्लासिफिकेशन हुई है टेक्सानोमी की फील्ड में। वो क्या है, ये आते हैं एपिकम्प्लेक्सन में। एपिकम्प्लेक्सन, एपिकम्प्लेक्सन किसको कहते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर स्पेशल प्लास्टिड मौजूद होता है विच बोर द ऑर्गन और टिश्यू और सेल, जो किसी भी सेल या टिश्यू या ऑर्गन में जाते वक्त इसके अंदर स्पेशल एक ऑर्गेनीली है उसकी बोरिंग कर देते हैं, एज अ रिजल्ट जो है ये अंदर चला जाता है, तो ये एपिकम्प्लेक्सन में आते हैं। और दूसरा एपिकम्प्लेक्सन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्पोर पैदा करते हैं, तो लिहाजा ये स्पोर फार्मिंग बी हो गए, ठीक है। 5 नंबर ये क्या हो गए, स्पोर फार्मिंग। स्पोर फार्मिंग वाली भी बात आ गई। तो इतनी 5 बातें आपके लिए प्लाज्मोडियम के हवाले से काफ़ी थी, लेकिन प्लाज्मोडियम आंखों से नज़र नहीं आता, ये माइक्रोस्कोपिक होता है। तो 5 कैरेक्टर हो गए। एक तो प्लाज्मोडियम यूकैरियोटिक है, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में एपिकम्प्लेक्सन है। और एपिकम्प्लेक्सन क्यों इसको कहता है, क्योंकि एक तो यह है कि इसके अंदर स्पेशल प्लास्टिड है कि किसी भी सेल के अंदर जब ये जाते हैं तो जाते वक्त इस ज़बरदस्त तरीके से बोरिंग करते हैं, उसमें सुराख करते हैं, ठीक है। और यह है कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग है। मीन ये जो प्लाज्मोडियम आपको नज़र आता है ये स्पोर फार्मिंग में हमारे बॉडी के अंदर आता है, यानी मलेरिया से जब भी ये हमारे बॉडी के अंदर आता है तो अंदर आकर ये स्पोर फॉर्म में आता है, और उस वक्त इसको कहा जाता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। अब ये जब स्पोरोजोइट की शक्ल में हमारे बॉडी में आता है तो स्पोरोजोइट की शक्ल में आकर ये क्या करता है, सबसे पहले है स्पोरोजोइट, फिर ये चला जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मीरोजोइट में, ठीक है। मीरोजोइट से आगे फिर ये कन्वर्ट होता है मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल गीमीट में ट्रांसफर हो जाता है, और मेल गीमीट ट्रांसफर के बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजोइट की शक्ल में। ये 3 साइकिल तकरीबन इसके होते हैं। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि जब भी ये स्पोरोजोइट की शक्ल में हमारे बॉडी के अंदर आता है तो ये खून में इस वक्त ये ब्लड में होता है, ठीक है। ब्लड आपको पता है कि ब्लड इसको सबसे पहले जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लाज्मोडियम, अब हमें ये पता नहीं है कि कौन लेके आ रहा है, ये खून में स्पोरोजोइट की शक्ल में होता है। खून आपको पता है कि हार्ट को चला जाता है, हार्ट आगे इसको पंप करता है। सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में खून जो पंप होता है वो होता है लीवर को, ठीक है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खून दिल से जब निकलता है तो सबसे बड़ा जो कनेक्शन है वो लीवर का है, तकरीबन 1600 ml यानी 1.5 लीटर तकरीबन वो लीवर को जाता है, और 1 लीटर और 200 ml यानी 1200 ml जो है वो गुर्दे को जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये लीवर को चला जाता है। तो इसके बाद स्पोरोजोइट जो है ब्लड से कहाँ पर आता है, लीवर को, लीवर से फिर आगे चला जाता है ये मीरोजोइट को। लेकिन मीरोजोइट में जब लीवर से निकलता है तो मीरोजोइट की शक्ल में निकल आता है, और फिर ये रेड ब्लड सेल को मुतासर करते हैं। रेड ब्लड सेल को जब मुतासर करते हैं, रेड ब्लड सेल इससे पटते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर ये बच्चे पैदा करते हैं। कौन, ये प्लाज्मोडियम। किस शक्ल में, मीरोजोइट की शक्ल में। जब ये बच्चा पैदा करते हैं तो हर दफ़ा ये एक अगर प्लाज्मोडियम मीरोजोइट की शक्ल में स्पोरोजोइट की शक्ल में अगर अंदर जा चुका है तो अंदर जो है ये 1 से फॉर एग्जांपल 25 निकल आते हैं। वो 25 आगे मजीद रेड ब्लड सेल को मुतासर करते हैं। तो इस तरीके से जब भी ये निकलते हैं तो निकलते वक्त ये रेड ब्लड सेल को पटा देते हैं, ये पट जाते हैं रेड ब्लड सेल। तो एज अ रिजल्ट जो भी बंदा मलेरिया का पेशेंट होता है वो येलो नज़र आता है, वो एनेमिक होता है, उसमें खून की कमी होती है। वो इसी वजह से, क्योंकि उसके रेड ब्लड सेल जो है वो क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब भी मलेरिया का टेस्ट होता है तो उस टेस्ट को कहा जाता है MP टेस्ट।
मलेरिया का टेस्ट कहलाता है MP टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, ठीक है। तो वो टेस्ट किया जाता है तो उसमें प्लाज्मोडियम जो है आपके खून में नज़र आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका टेस्ट होता है खून का टेस्ट, वो इस तरह होता है कि आपके रेड ब्लड सेल अगर तादाद उसकी कम है तो इससे भी पता चलता है कि आपका मलेरिया है। अब क्यों है वो आपको पता चल गया, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है ये रेड ब्लड सेल के अंदर डिवाइड होता है और निकलते वक्त इसको पटा देता है। तो अब जो है रेड ब्लड सेल जब इससे निकलते हैं, अब फिर हमारे बॉडी से ये कोई और ऑर्गेनिज्म है वो लेकर जाता है, वो कौन है, तो इंशाल्लाह वो हमारा होगा अगला टॉपिक। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हवाले से कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा ट्रांसमिशन के हवाले से, कि प्लाज्मोडियम तो मालूम हो गया, ठीक है, और प्लाज्मोडियम का ये लाइफ साइकिल है, स्पोरोजॉइड, स्पोरोजॉइड से मीरोजॉइड, मीरोजॉइड से आगे मेल और फीमेल। अब मैंने ये नहीं पढ़ा, अब आगे ये कौन लेकर जाता है, आगे जो ट्रांसमिशन फैक्टर हैं, जो ट्रांसमिटिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन है, वो इंशाल्लाह वो आपको भी पता है। चलो अभी से मैं बता देता हूँ, वो हैं मच्छर, जिसको मस्कीटो कहा जाता है। लेकिन कौन सी मस्कीटो हैं, मस्कीटो किसको कहते हैं, तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।